एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं निपॉन फोकस्ड इक्विटी फंड पे, और इसके फंड मैनेजर विनय शर्मा। किस सेक्टर पे आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं और क्यों हैं? तो सेक्टर आने से पहले नीरज, थोड़ा फिलोसॉफिकली मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पे थोड़ा सी डाउट्स हैं। एज इन यूएस में कितना करेक्शन होगा, उसका कितना इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स पे। तो हम जनरली उन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं जो इंडिया पे डिपेंड करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं, और उन सेक्टर्स में थोड़ा अंडरवेट है जो या तो ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं या ग्लोबल प्राइसिंग पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कमोडिटीज है, रिफाइनिंग है, जिसमें प्राइसिंग ग्लोबली डिटरमाइंड होती है। तो ऐसे सेक्टर्स में हम अभी थोड़ा सा अंडरवेट है। एंड ये फिलोसफी लास्ट 2-3 साल से चल रही है। हम लास्ट 3-4 साल से हमारी हाइपोथेसिस ये है कि इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल कोविड से पहले चालू हो गया था। वेदर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखें या केपेक्स साइकिल देखें या डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी देखें, एंड इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर करेगी, ये हाइपोथेसिस लास्ट 2-3 साल से है, वो कंटिन्यू रहती है। तो सेक्टरली अगर आप बात करेंगे तो हम इंडियन सेक्टर्स पे ज्यादा बुलिश हैं इस वक्त। उसमें मेजर सेक्टर्स ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन बैंकिंग है। तो बैंकिंग इज द नंबर 1 सेक्टर इन द फंड टुडे। बैंकिंग के अलावा हम प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स साइकिल दोनों पे फ्रॉम अ 3-4 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल गुड्स, वो भी एक बड़ा सेक्टर है फंड में। तीसरा बड़ा सेगमेंट फंड का डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होगा। अब वो डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन अलग अलग सेक्टर में हो सकता है, तो आई कांट से अ पर्टिकुलर सेक्टर, बट जनरली दैट डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन comes in terms of होटल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, ऑटो है, इन सबसे रिफ्लेक्ट होता है फंड में। तो अगर आप बकेट वाइज देखेंगे तो वी आर बुलिश ऑन 3 और 4 बकेट्स, जिसमें बैंकिंग, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, पावर, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये 3 बकेट्स पे हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, और ये 3 बकेट्स काफी हाई प्रोपोर्शन ऑफ फंड है। ओके अच्छा विनय, ये समझाइए मैं थोड़ा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल को मैं समझ, सबसे ज़्यादा बुलिश हैं आप इस पे, सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन इसी पे है। तो चूंकि बैंकिंग सेक्टर ने कोविड के बाद से आउट परफॉर्म किया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लोन ग्रोथ भी 16-17% की आई, हो सकता है ईयरली क्लोजिंग बेसिस पे 13-14% की आए। उसमें रिटेल लोन ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है, कॉरपोरेट में उतना पिकअप नहीं आया है। अब चूंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, और जैसा कि आपने खुद ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा डिकपल हो नहीं सकते, अगर यूएस में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो भारत में बढ़ानी पड़ेगी, वरना आपका करेंसी वीक हो जाएगी। तो जहाँ पे निम्स पे इतना प्रेशर आने वाला है कि आपको डिपॉजिट, अब देखिए अभी कुछ समय पहले क्या मतलब कल ही भारत के सबसे बड़े बैंक ने 8.25% पे फंड रेज किया है। तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रही है, और आपकी लोन ग्रोथ पे या तो असर पड़ेगा या आपका निम पे असर पड़ेगा। और उतना ज्यादा प्राइवेट कैपेक्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी आप इस पे क्यों बुलिश हैं? सो 3-4 रीजन नीरज। पहला तो अगर आप देखेंगे 2019-20 से इंडिया का लोन ग्रोथ रिवाइवल चालू हो गया था। ऑब्वियसली स्टीम 2021 में आया, और अभी नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम कहीं मिड साइकिल में है बैंकिंग सेक्टर की, और ये ग्रोथ और अच्छी क्रेडिट क्वालिटी का कॉम्बिनेशन अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। ग्रोथ अगर आप देखेंगे, ग्रोथ को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 या 4 मेजर सेगमेंट है इंडिया में, रिटेल, कॉर्पोरेट, एसएमई। तीनों ही सेगमेंट्स में डिसेंट ग्रोथ आ रहा है। 2020 से पहले सिर्फ रिटेल ग्रो कर रहा था, अगर आप 2020-21 डेटा एनालाइज करेंगे तो कॉर्पोरेट में भी थोड़ा डिसेंट पिकअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिकअप है, काफी सेगमेंट में पिकअप दिखाई देने लगा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम प्राइवेट केपेक्स साइकिल पे भी बुलिश है, एंड मैन्युफैक्चरिंग पे ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन लोन ग्रोथ में आना चाहिए। सो देयरफॉर एंड अगर आप दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू देखेंगे बैंकिंग का, वो होता है क्रेडिट क्वालिटी। एंड अगर क्रेडिट क्वालिटी में भी देखेंगे, जो भी 3-4 बड़े सेगमेंट है इंडिया में, उनमें कहीं भी मेजर रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। रिटेल में कोई मेजर रिस्क एटलीस्ट नियर टर्म में दिखाई नहीं देता है। इंडिया वो के शेप्ड रिकवरी के थ्रू हैज हैपेंड इन इंडिया, एंड जनरली बैंकिंग का जो बड़ा रिटेल कस्टमर है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही होता है, एंड दैट सेगमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल।
तो वहां पे कोई बड़ा रिस्क नहीं दे रखा है। अगर आप कॉर्पोरेट सेगमेंट देखेंगे तो कॉर्पोरेट्स ने इतना डीलेवरेज किया है 2015 टू 19 कि अगर अगर आप कॉर्पोरेट डेट भी देखेंगे, इंडिया शायद अपने 10-15 साल के लोएस्ट लेवल्स पे है। तो कॉर्पोरेट्स में भी कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं नहीं नजर आ रहा जहां पे कि कोई बड़ा रिस्क एमिनेट हो सकता है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप ऐसा नहीं लग रहा जहां पे बड़े रिस्क एमिनेट हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई रिस्क नजर नहीं आ रहा। तो जनरली आई थिंक बोथ growth and credit quality can continue to do well for अगले 2-3 साल के लिए। यहीं पे बुलिशनेस, आई मीन प्राइम रीजन ऑफ बुलिशनेस यही है कि ग्रोथ और क्रेडिट क्वालिटी दोनों में हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके अच्छा विनय, एक सेक्टर आईटी जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अंडर परफॉर्म करे या नहीं चल रहा तो अंडर परफॉर्मेंस ही मान रहे हैं लोग, और उसमें अभी यूएस से भी पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए बड़ी अनसर्टेनिटी है। क्या इसलिए आप उसमें इन टर्म्स ऑफ बुके कम आपने ले रखा है? एलोकेशन तो किया है आपने, लेकिन इसलिए कम रख रहे हैं क्योंकि अभी उसमें अनसर्टेनिटी है? तो 2-3 रीजन नीरज। पहला रीजन तो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंड आईटी ऑब्वियसली एक ग्लोबल सेक्टर है। ग्लोबल इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, पर्टिकुलरली यूएस और यूरोप डिटरमाइन करता है कि आईटी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स कैसे रहेंगे। तो वहां पे जैसा कि आपने कहा अनसर्टेनिटी है यूएस में, स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। डिस्कशन बस यही है कि स्लो डाउन कितना डीप होगा, कितना लंबा चलेगा, बट स्लो डाउन की प्रोबेबिलिटी सीम्स वेरी हाई। तो वहां पे वी आर नॉट श्योर कि आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज लास्ट 2-3 साल में जो ग्रोथ आया है वो कंटिन्यू रह सकता है क्या, ये एक प्राइमरी रीजन है। दूसरा, अगर आप वैल्यूएशन भी देखेंगे, अगर आप आईटी के लास्ट 10-15 साल के वैल्यूएशन देखेंगे कंपेयर टू अभी जो वैल्यूएशन हैं, वैल्यूएशन उतना करेक्ट नहीं हुए हैं। वैल्यूएशन में कुछ करेक्शन, टाइम करेक्शन आया है, बट एक्चुअली पीक से कुछ बहुत मेजर करेक्शन नहीं हुआ है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में। सो तो हमें लगता है अभी थोड़ा, जब ग्लोबल स्लो डाउन आएगा तो थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है, एंड आपको बेटर एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये प्राइमरी रीजन है। ग्लोबल इकोनॉमी पे जब तक आउटलुक थोड़ा इम्प्रूव नहीं होता तब तक आईटी इंडस्ट्री पे गेटिंग कॉन्फिडेंस इज स्लाइटली डिफिकल्ट। ये बड़ा दिलचस्प बात है विनय जी कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहे आईटी वाले, जब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पीक वैल्यूएशन वहाँ से करेक्शन होने के बावजूद महंगे हैं, लेकिन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है इनको। क्या ऐसा क्या उनको दिख रहा है इसमें? तो अगेन 2-3 रीजन नीरज। एक तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं। इंडिया का मार्केट शेयर ग्लोबल आईटी एक्सपोर्ट्स में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है लास्ट 10-15 साल में। इन कंपनीज का कैश फ्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन इन रियली ट्रबल टाइम्स, लाइक अगर आप 2008-9 का सिनेरियो देखेंगे, these companies were able to come out of those scenarios fairly in a decent shape, and they actually gained strength because India का market share, as I said, continuously ऊपर जाता गया है last few years। So इस वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। आई थिंक यही रीजन है, एंड प्लस इन अ स्लाइटली वॉलेटाइल सिनेरियो लोगों का करेंसी पे आउटलुक पे भी डाउट होने लगता है कि करेंसी कैसा बिहेव करेगी। एंड IT in a way is a US dollar play। अगर US dollars strong रहता है तो IT companies tend to benefit from that। I think यही reason है that stocks have not corrected to the extent जितना स्लो डाउन में हो सकते थे। ओके विनय, एक और सवाल है, क्या जो अभी आपका कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा आप और मिड कैप की तरफ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं है, तो ये रिस्क आप लेंगे या अभी का कंपोजिशन आपको ठीक लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा उधर रिस्क नहीं ले? नीरज, मोर देन मार्केट कैप, आई थिंक एज आई सेड ये बॉटम अप मार्केट है फॉर सम टाइम, बिकॉज ग्लोबल वॉलेटिलिटी और इंडियन वॉलेटिलिटी आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रहेगी। सो इट इज मोर डिपेंडेंट कि आपको अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलती है, लार्ज कैप में, मिड कैप में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। क्योंकि in a slowdown, the good part is that some of the sectors can react very sharply, and you might get really attractive opportunities from a next 3-4 year point of view। तो I don't think मैं market cap पे comment करना चाहूंगा कि हम mid cap की तरफ जाएंगे या large cap की तरफ जाएंगे। I think
स्टॉक सिलेक्शन एंड सेक्टर सिलेक्शन ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा रेदर देन मार्केट कैप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो विनय स्टॉक सिलेक्शन कैसे, वैल्यू पे या ग्रोथ पे? वैल्यू बाई करेंगे आप या ग्रोथ देखेंगे फोकस? ये तो बड़ा ही मुश्किल सवाल है नीरज, क्योंकि एवरीथिंग हैज टू बी वैल्यू, राइट? अगर आप बाय कर रहे हैं तो वेदर इट्स वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसका ग्रोथ हाई होने वाला है, या वो वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो बहुत चीप कुछ हो लोग गया कहते है। हैं दोनों ही सेम है। बिल्कुल। मैं इसे कहना नहीं चाहूंगा कि मैं वैल्यू की तरफ जाऊंगा या ग्रोथ की तरफ। आई थिंक फोकस वही रहेगा जहां पे आपको decent rate of return नजर आता है from a medium term perspective, from 3-4 year point which is the general time frame that we look at industries and stocks. तो वहां पे जहां पे potential return opportunity अच्छी नजर आती है वहां हम लोग फोकस करेंगे rather than focusing on कि large cap है या mid cap है या फिर value है या growth है। हम लोग उतना उस पे फोकस नहीं करते। गिवन द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी हैव इन दिस फंड, ओके, दैट इज नॉट द प्राइम क्राइटेरिया फॉर अस। हाँ नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि यार वैल्यू और बाई दोनों ग्रोथ एक साथ चलती है, अलग अलग थोड़ी चलेंगी। दैट्स करेक्ट। अच्छा विनय, एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिए। कोई एक सॉलिड रीजन जो आपके एक नए दर्शक पोटेंशियल इन्वेस्टर आपका देख रहा हो, उसको आप कन्विंस करिए कि आपके इस फंड में वो पैसे क्यों लगाएं। तो आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट तो हमेशा आपका रिस्क प्रोफाइल और आपका क्या होराइजन है, आपकी क्या लिक्विडिटी है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड होना चाहिए। बट जहां तक हमारा सवाल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इस फंड में हम लोग जो भी हमारी रिसर्च टीम के या फंड मैनेजर के या हम कलीग्स के उनके जो हाई कन्विक्शन आइडियाज हैं वो इस फंड में मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एंड एंड वो हाई कन्विक्शन सामने आना चाहिए इस फंड में। दैट इज वन प्राइम ऑब्जेक्टिव वी हैव इन द फंड। और दूसरा, जैसे कि मैंने कहा अभी कि हम लोग इसमें स्टाइल पे फोकस नहीं करते। हमारा फोकस इस पे रहता है कि कहाँ पे पोटेंशियल रिटर्न अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही हैं, कौन सी सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्रीज में हमें लगता है कि निवेशकों का अच्छा रिटर्न बन सकता है, वहां हम फोकस करते हैं। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई कन्विक्शन रिसर्च एंड नो स्टाइल बायस, यही डिफरेंशिएशन है इसका कंपेयर टू सम ऑफ द अदर फंड। बट ऑब्वियसली निवेशकों को अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना लिक्विडिटी प्रोफाइल वो सब देख के ही निवेश करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि इसका नाम है फोकस्ड है, और फोकस क्या है, आपके लिए बढ़िया रिटर्न कमा के दे। तो बिल्कुल सही कहा विनय जी ने कि कोई स्टाइल शीट फॉलो नहीं करते हैं। हमको जिधर लगता है कि यहाँ बहुत अच्छी रिटर्न आ सकते हैं, कंपनी बढ़िया है, कोई इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे ये करते हैं। और अच्छी बात है फ्लेक्सी कैपिटल, इसमें मार्केट कैप का ये किसको चूज़ करें इसके रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए फंड मैनेजर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। विनय जी बहुत मेहनत करते होंगे क्योंकि जल्दी जल्दी आपको कमाई करके देने हैं और दायरा नहीं है कोई। विनय सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, फ़ंड पे बातचीत करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए कि आपकी इस फंड में फ़िलॉसफी क्या है। तो आज की मुलाकात थी विनय जी के साथ, जो बता रहे थे कि उनका फ़ंड किस तरह से काम काज करता है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अगले हफ्ते फिर एक किसी नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी।